हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम जीके के क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं। नॉन स्टॉप जीके वीडियो के लास्ट तक बने रहना। पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, पर देखना आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भांजा गुफाएं कहाँ स्थित हैं। भांजा गुफाएं स्थित हैं, बताइए, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर बिहार में। तो आज सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भांजा गुफाएं महाराष्ट्र के पुणे जिले के लोनावला स्थित 22 गुफाओं का क्या है, समूह है। आज का सेकंड क्वेश्चन है कि ओडिशा में प्रचलित गाथा गायन का एक रूप है। ओडिशा में प्रचलित गाथा गायन का एक रूप है। क्या रूप है? कजरी का एक रूप है, दसकठिया, पोवाड़ या फिर सोहा। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, मतलब दसकठिया। दसकठिया ओडिशा में प्रचलित गाथा गायन का एक रूप है। दसकठिया एक ऐसा नाम है जो काठी या रामताली नामक एक अद्वितीय संगीत वाद्य यंत्र से लिया गया है, जो प्रस्तुति के दौरान उपयोग की जाने वाली लकड़ी की ताली है। यह कहाँ पर है? ओडिशा राज्य के भीतर स्थानीय या यात्रा करने वाले कलाकारों द्वारा व्यापक रूप से प्रदर्शित की जाने वाली एक क्या है, दर्शनकारी कला है। ओडिशा में प्रचलित गाथा गायन का एक रूप क्या है, दसकठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है आमेर का किला। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण में से कौन सा किला है? आमेर का किला। आमेर का किला ये कहाँ पर है? असम में है क्या, सिक्किम में है, या फिर राजस्थान में या पंजाब में? सही जवाब दीजिए आप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सी मतलब राजस्थान में। आमेर का किला कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। आमेर का किला, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, अम्बेर किला। आमेर राजस्थान भारत में स्थित एक किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेरिया नृत्य, कौन सा नृत्य? घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर हरियाणा? बताइए, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो घेरिया नृत्य है ये ऑप्शन नंबर ए गुजरात से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। घेरिया नृत्य गुजरात राज्य से संबंधित है। घेरिया नृत्य गुजरात के आदिवासी लोगों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। गुजरात के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य क्या क्या हैं? गरबा गुजरात में खेला जाता है, एक है डांडिया रास और तिप्पानी जूरियन, ये हैं गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य। रण उत्सव भी गुजरात में मनाया जाता है और यह धोरडो में सबसे क्या है, लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक रूप से पंखिड़ा नामक लोकगीत किससे संबंधित है? पंखिड़ा नामक लोकगीत किससे संबंधित है, बताइए। तो ये है राजस्थान से संबंधित है क्या, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर कश्मीर? तो जो पंखिड़ा नामक लोकगीत है ये संबंधित है राजस्थान से संबंधित है। पंखिड़ा नाम का पारंपरिक लोकगीत राजस्थान राज्य से संबंधित है, जिन्हें किसान खेतों में काम करते हुए गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? पंखेड़ा तू उड़ के जाना बाबा घर रे। तो ये है किसान गाते हैं। और अन्य लोकगीत कौन कौन से हैं? जैसे बिहू गीत, ये है असम का फेमस गीत है बिहू गीत। और कौन से गीत हैं? बसंती, छोपाती, छूरा, चौनफुला और झुमला, जागर, खुदेड़, मंगल पूजा, ये सब कहाँ से हैं संबंधित? उत्तराखंड से। लावड़ी कहाँ से है? लावड़ी का महाराष्ट्र से संबंधित है। लावड़ी लोक संगीत कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। पांडवानी संगीत कहाँ से है? तो ये है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, पांडवानी, ठीक है। भटियाली लोकगीत कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त शैली है? बताइए, यूनेस्को द्वारा कौन सी मान्यता प्राप्त शैली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भांगड़ा, दलखाई, कालबेरिया या फिर गिद्दा, कौन सी जो है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त शैली है? यहाँ पर क्या है? सी है।
सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सी मतलब कालबेलिया। कालबेलिया यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त क्या है, शैली है। यूनेस्को ने 2010 में कालबेलिया लोकगीतों और नृत्यों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में क्या किया, शामिल किया। यह नृत्य कालबेलिया समुदाय की पारंपरिक जीवन शैली की अभिव्यक्ति है। राजस्थान के अन्य पारंपरिक लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो वो है गैर, कच्छी घोड़ी, घूमर, भवई आदि हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो 16 नवंबर 1945 को किसकी स्थापना हुई, यूनेस्को की स्थापना हुई। इसका सही जवाब है कालबेलिया। कालबेलिया है ना। कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त शैली कौन सी है, कालबेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से माच का नाट्य रूप जुड़ा हुआ है, बताइए। क्या केरल के साथ माच जुड़ा है, क्या मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा है, क्या असम के साथ जुड़ा है, क्या फिर कर्नाटक के साथ जुड़ा है। किसके साथ जो माच का नृत्य है ये जुड़ा हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एमपी के साथ जो है माच का नाट्य रूप जुड़ा हुआ है। माच शब्द का प्रयोग मंच के लिए किया, मंच के लिए और नाटक के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, मंच और नाटक के लिए। देखिए कहाँ कहाँ के लोक नृत्य हमें पता लगेंगे। तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। दशावतार ये कोंकण तट का है। कृष्णाट्टम जिसमें ये आधा ट जैसा संकेत देना, ये केरल ही मान लेना आप, अधिकतर क्वेश्चनों में ये पूछा जाता है और इसका सही उत्तर है, ये एक ट्रिक के रूप में है, ये आधा ट आएगा तो ये केरल के ही होते हैं। मधियट्टू ये भी केरल का है। थेरियट्टम या कालियट्टम तो ये कहाँ का है, केरल का है। थेयम या कालियट्टम केरल का है। और कुडियाट्टम भी कहाँ का है, केरल का है। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। और थेरुकू कहाँ का है, तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी, बताइए कौन सी पुस्तक थी जो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। अष्टाध्यायी, अकबरनामा, हर्षचरित या माल विकांगनिकम मित्रम, बताइए इसका सही जवाब क्या है कि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। तो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था हर्षचरित्र, ऑप्शन नंबर सी। बाणभट्ट हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक हैं। बाणभट्ट किसके लेखक हैं, तो हर्षचरित्र और कादम्बरी इनके लेखक हैं ना, बाणभट्ट हर्षचरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ है जिसमें संगीत के श्लोक रखे गए हैं। कौन सा पाठ है जिसमें संगीत के श्लोक रखे गए हैं। सामवेद, संगीत रत्नाकारी, मेघदूत या कामसूत्र, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। सामवेद में जो है संगीत के पाठ के स्रोत रखे गए हैं, श्लोक रखे गए हैं, ठीक है। सामवेद का संबंध ही किससे है, संगीत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जानेंगे छठ पूजा। छठ पूजा भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। छठ पूजा बताइए किस देवता को समर्पित है। क्या चंदा मामा चांद को समर्पित है, क्या भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, क्या भगवान सूर्य को समर्पित है, या फिर भगवान शिव को समर्पित है। कौन से भगवान को छठ पूजा, और छठ पूजा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो यह है बिहार का। छठ पूजा भगवान सूर्य देव को समर्पित है। छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है। मुख्य रूप से कहाँ पर, बिहार राज्य और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, कोलकाता और झारखंड में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में दिवाली के कब, एक सप्ताह बाद, दिवाली होने के एक सप्ताह बाद मनाया जाता है। दुनिया में सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल धार्मिक त्योहारों में से एक के रूप में माना जाता है किसको, छठ पूजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कुछ क्षेत्रीय त्यौहार हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अबुबाची का मेला ये कहाँ पर होता है, ये असम में। अबुबाची का मेला असम में। सेकंड है उगादी। उगादी मेला कहाँ पर होता है, उगादी होता है कर्नाटक में। उगादी कहाँ का त्यौहार है, कर्नाटक का। ओणम कहाँ का है, केरल का है। नेक्स्ट है चापचरकुट। चापचरकुट कहाँ का है, मिजोरम का है। चापचरकुट कहाँ का है, मिजोरम का। इसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड। और नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है, अंग्रेजी में बात की जाती है। नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। हॉर्नबिल कहाँ का है, नागालैंड का है, ठीक है। नेक्स्ट है नुआखाई जुहर। नुआखाई जुहर ये कहाँ का है, तो ये है ओडिशा। नुआखाई जुहर ओडिशा। और नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल कहाँ का है, तो पोंगल है तमिलनाडु का। पोंगल है कहाँ का है, तमिलनाडु का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज।
बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बताइए बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए कथकली, कथक, भरतनाट्यम या फिर मणिपुर का मणिपुरी। किससे संबंधित है बिरजू महाराज का शास्त्रीय नृत्य? तो ये सही उत्तर है कथक। कथक से संबंधित है किसका? बिरजू महाराज का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है। बिरजू महाराज बनारस घराना के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1937 को हंडिया उत्तर प्रदेश में हुआ। हाल ही में 17 जनवरी 2022 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। कथक नृत्य संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन है? लच्छू महाराज, बिंदी दीन महाराज, अच्छन महाराज, शोभना नारायण, सुखदेव महाराज, सितारा देवी आदि। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं? राहुल नृत्य, धुरिया नृत्य, कार्तिक नृत्य और बुंदेलखंड चरकुला लोक नृत्य, नृत्य ब्रजभंड, मंडल नटवरी लोक नृत्य पूर्वांचल, ये सब संबंधित हैं। और इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बताइए वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है? क्या ये मंदिर बेंगलोर में है, तंजावुर में है, चेन्नई में है या फिर कोच्चि में है? वृद्धेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पूछा जाता है कि वृद्धेश्वर मंदिर है कहाँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बी मतलब तंजावुर। तंजावुर। और वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये तंजावुर तमिलनाडु में है। वृद्धेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। यह तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। एक कौन सा मंदिर है? हिंदू मंदिर है। मंदिर का निर्माण कब हुआ? 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज चोल ने करवाया था। किसने करवाया था? राजराज चोल ने। और कब करवाया था? 1003 से 1010 ईस्वी में। उसके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी नाम दिया गया है। वृद्धेश्वर का तंजावुर में कौन सा मंदिर है? तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर है और इस वृद्धेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी नाम दिया गया है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेमिसाल उदाहरण है। वृद्धेश्वर मंदिर विश्व का पहला पूर्ण ग्रेनाइट से बना मंदिर है। पहला पूर्ण किससे? ग्रेनाइट से बना मंदिर है। यह भगवान शिव को समर्पित है। किसको? भगवान शंकर देव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर कौन सा है? वृद्धेश्वर मंदिर है। तंजावुर तमिलनाडु में है और ये द्रविड़ शैली के वास्तुकार का बेमिसाल उदाहरण है। इस मंदिर को क्या कहते हैं? राजराजेश्वर मंदिर। वृद्धेश्वर मंदिर को क्या कहते हैं? राजराजेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंदिर। बात करते हैं सौर मंदिर जो एक यूनेस्को की विरासत स्थल है। सौर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है। ये किस राज्य में स्थित है? क्या सौर मंदिर तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, क्या महाराष्ट्र में है या फिर मध्य प्रदेश में है? बताइए कि सौर मंदिर है कहाँ। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ए मतलब तमिलनाडु। सौर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। और सौर मंदिर भी कहाँ है? तमिलनाडु में। सौर मंदिर जो एक यूनेस्को की विरासत स्थल है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। सौर मंदिर एक संरचनात्मक मंदिर है जो 8वीं सदी यानी 8वीं ईस्वी में ग्रेनाइट के खंडों से बना है। किससे बना है? ग्रेनाइट के खंडों से। किस निम्न में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से लोटिया नामक गीत जुड़े हुए हैं? लोटिया नामक गीत किस राज्य से जुड़े हुए हैं? बताइए। क्या राजस्थान से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर मेघालय? लोटिया नामक गीत कहाँ से जुड़ा हुआ है? लोटिया नामक गीत राजस्थान से जुड़ा हुआ है। लोटिया गाने पारंपरिक रूप से कहाँ से जुड़े हैं? राजस्थान से जुड़े हुए हैं। लोटिया त्यौहार के दौरान चैत्र महीने में क्या गाया जाता है? लोटिया। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि लोटिया कब गाया जाता है? तो चैत्र महीने में गाया जाता है। और लोटिया किस राज्य से जुड़ा है? तो वो है राजस्थान। ठीक है। महिलाएं क्या करती हैं इसमें? तालाबों और कुओं से पानी से भरा लोटा और कलश लेकर जाती हैं। महिलाएं तालाब और कुएं से पानी से भरा जो लोटा है और कलश लेकर जाती हैं। लोटिया राजस्थान का क्षेत्रीय संगीत है और इसे किसानों द्वारा खेत में काम करते समय गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु दर्शन उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? सिंधु दर्शन उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है? क्या ये उत्तर प्रदेश का त्यौहार है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर हिमाचल प्रदेश? बताइए सिंधु दर्शन उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य का त्यौहार है?
इसका सही जवाब है कि ये सिंधु दर्शन लद्दाख का मुख्य रूप से त्यौहार है। किसका? लद्दाख का। सिंधु दर्शन फेस्टिवल लेह से कितने किलोमीटर दूर? लद्दाख के लेह से 8 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित सेमनला में सिंधु नदी के किनारे पर मनाया जाता है। सेमनला में कहाँ मनाया जाता है? सिंधु नदी के किनारे पर मनाया जाता है। यह महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? 3 दिनों तक। सिंधु दर्शन महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? 3 दिनों तक। किससे संबंधित है? लद्दाख से संबंधित है। सिंधु नदी के तट पर सभ्यता और संस्कृति के संगम को दर्शाता है। दर्शन महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 1997 से किया जा रहा है। इस त्यौहार में शामिल होने वाले लोग अपने राज्य के नदी के पानी से भरे और मिट्टी के बर्तन लेके आते हैं कि अब नदी के पानी से भरे मिट्टी के बर्तन लाते हैं और उन्हें सिंधु नदी में क्या कर देते हैं? विसर्जित कर देते हैं। सिंधु नदी दर्शन उत्सव किससे संबंधित है? लद्दाख से संबंधित है और 3 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं है? बताइए, भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं है? क्या पूर्वी राग नहीं है, श्रृंगार नहीं है, हिंडोला नहीं है या फिर भैरवी नहीं है? तो कौन सा राग नहीं है? तो इसका सही जवाब है कि श्रृंगार कोई राग नहीं है। श्रृंगार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, श्रृंगार कोई राग नहीं है। 9 रसों में से एक है क्या? श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, जिसे आमतौर पर कामुक प्रेम, रोमांटिक प्रेम और आकर्षण या सुंदरता के रूप में अनुवादित किया जाता है। रस का अर्थ होता है स्वाद और रस का सिद्धांत रंगमंच संगीत। रस का सिद्धांत किस किस में है? रंगमंच में है। संगीत, नृत्य, कविता और मूर्तिकला साहित्य सहित शास्त्रीय भारतीय कलाओं के पीछे प्राथमिक अवधारणा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत भावनाओं से परिपूर्ण एक सहज राग उत्पन्न करता है। राग में क्या होती है? आत्मा होती है जो स्वरों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करती है। राग की भावना को मोटे तौर पर रस के रूप में समझा जा सकता है। जो भी राग होता है उसको मोटे तौर पर रस के रूप में समझा जा सकता है। मतलब ये सब देखिए, पूर्वी भी राग है, हिंडोला भी राग है और भैरवी भी राग है, लेकिन जो श्रृंगार है ये क्या है? राग नहीं है, ये क्या है? रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन सेंट थॉमस चर्च, बताइए ये चर्च है कहाँ? प्राचीन सेंट थॉमस चर्च कहाँ पर स्थित है? क्या ये गोवा में है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल? कहाँ पर है ये चर्च? प्राचीन सेंट थॉमस चर्च, तो ये चर्च है केरल में। केरल में स्थित है प्राचीन सेंट थॉमस चर्च। कहाँ पर है? केरल में स्थित है। सेंट थॉमस चर्च को 1598 में पुर्तगालियों के द्वारा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था इस चर्च को? 1598 में। किसने बनाया? पुर्तगाली ने बनाया। ये चर्च कहाँ पर है? केरल में है। यह चर्च कैसा है कि दीव किले के अंदर स्थित एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थित है। किसमें? दीव किले के अंदर स्थित एक ऊंचे प्लेटफॉर्म में स्थित है। इस चर्च का निर्माण गोथिक वास्तुकला में किया जा रहा है। चर्च की इमारत कैसी है कि सफ़ेद बाहरी दीवारों पर पुर्तगाली काल के कई चित्र बने हुए हैं। इस संग्रहालय चर्च में मसीह और मदर मैरी की पत्थर की मूर्तियां रखी गई हैं। ठीक है, प्राचीन सेंट थॉमस चर्च कहाँ पर है? केरल में है और ये 1598 में किसने बनाया? पुर्तगालियों ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामा चके व लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बताइए, क्या ये भोजपुर में मनाया जाता है, मगध, मिथिला या फिर पटना? सामा चके व लोक पर्व, सामा चके व लोक पर्व बिहार बोल दिया। बिहार के कहाँ पे मनाया जाएगा? ये बिहार के मिथिला में मनाया जाएगा। इसका सही उत्तर है बिहार, मिथिला। सामा चकवे लोक पर्व बिहार के मिथिला में मनाया जाता है। सामा चकवा मिथिला क्षेत्र विभिन्न त्योहारों में से एक क्या है? नृत्य नाटक है। विभिन्न त्योहारों में से एक नृत्य नाटक है जो उत्तरी बिहार को क्या करता है? कवर करता है और नेपाल तक फैला हुआ है। ये सामा चके व लोक पर्व कहाँ तक फैला हुआ है? नेपाल तक फैला हुआ है। यह विशेष रूप से कब मनाया जाता है? नवंबर, यानी अभी क्या चल रहा है? नवंबर चल रहा है और इसी मंथ इस पर्व को मनाया जाएगा। नवंबर में मनाया जाता है जब पक्षी हिमालय से भारत के मैदानी इलाकों की ओर क्या करेंगे? पलायन करेंगे। हिमालय से किस ओर करेंगे? भारत के मैदानी इलाकों में पलायन शुरू करते हैं। बिहार के भागलपुर में क्या बिहुला त्यौहार विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? बिहुला
बिहुला त्योहार को विषहरी पूजा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बिहुला त्योहार को? विषहरी पूजा। कोजागरा व्रत मुख्यतः बिहार के मिथिलांचल में मनाया जाता है। इसमें माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार निम्न में से कौन सा है? कौन सा त्योहार बिहार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्या छठ महत्वपूर्ण है, सरहुल है, जितिया है या फिर तीज है? कौन सा त्योहार है जो बिहार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण त्योहार की श्रेणी में है? तो आपका सही जवाब है छठ पूजा। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छठ। छठ पूजा बिहार का एक क्षेत्रीय त्योहार है। इस अवसर पर सूर्य देव भगवान की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। बिहार में लोग आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त होने के कारण भगवान की पूजा करने के लिए कई त्योहार मनाते हैं। भगवान की पूजा करने के लिए क्या करते हैं? कई त्योहार मनाते हैं। छठ पूजा एकमात्र वैदिक त्योहार है, सूर्य देव को क्या है? समर्पित है। यह त्योहार साल में 2 बार, चैत्र मास और कार्तिक मास, यानी एक बार मार्च में और दूसरे बार नवंबर में मनाया जाता है। यह उत्सव कितने हैं? 3 से 4 दिन का है, जहां लोग नदी के किनारे सूर्यास्त सभा के दौरान क्या करते हैं? उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कौन सा मंदिर नवकलेश्वर उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध रखता है? क्या केरल से संबंध रखता है, बिहार, राजस्थान या फिर उड़ीसा? नवकलेश्वर उत्सव जो है ये ओडिशा राज्य से संबंध रखता है। किस राज्य से? ओडिशा। नवकलेश्वर उत्सव किससे संबंध रखता है? ओडिशा। नवकलेश्वर उत्सव ओडिशा के अधिकांश जगन्नाथ मंदिरों में मनाया जाने वाला एक प्राचीन क्या है? अनुष्ठान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी या फिर पावापुरी? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा है सासाराम। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब बात आती है नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि रामचरितमानस का कौन सा कांड अध्याय सबसे छोटा है? बताइए रामचरितमानस का कौन सा अध्याय जो है वो सबसे छोटा है? क्या अरण्य कांड है जब वो वन में गए तब का, या फिर किष्किंधा कांड जब उनने बाली का वध किया तब वो कांड सबसे छोटा है, क्या फिर सुंदर कांड जब भगवान राम जी और हनुमान जी का भरत मिलाप हुआ, क्या फिर लंका कांड जब लंका दहन हुआ? तो कौन सा कांड सबसे छोटा है बताइए? तो जो सबसे छोटा कांड है वो है किष्किंधा कांड। कौन सा कांड? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड वाल्मीकि रामायण में सबसे छोटा कांड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा अध्याय रामचरितमानस में सबसे छोटा है? तो वो है किष्किंधा कांड का अध्याय सबसे छोटा है। नेक्स्ट है कि यक्षगान कहाँ पर मनाया जाता है? तो कर्नाटक का प्रसिद्ध है, गरबा गुजरात में, भांगड़ा पंजाब से संबंधित रखता है, छापेली उत्तराखंड से संबंध रखता है, और कथक उत्तर प्रदेश, और कथकली कहाँ से है? केरल से है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। ये राज्य हैं और उनके प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? बताइए पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर उड़ीसा? पुलिकली किस राज्य की क्या है? लोक नृत्य शैली है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली कौन सी है? पुलिकली। ठीक है, पुलिकली मतलब बाघ नृत्य केरल राज्य की एक लोक कला है। इस कला का अर्थ होता है कि बाघों का खेल। इस उत्सव के दौरान बाघों की वेशभूषा में नर्तकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य देखने में बेहद दिलचस्प और क्या रहता है? मजेदार लगता है। वे चेंदा, थकिल, उड़ुक्कू जैसे पारंपरिक ताल वाद्य यंत्रों की ताल पर क्या करते हैं? नाचते हैं। टाइगर हंटिंग थीम त्योहार के प्रदर्शन का विषय एक शिकारी द्वारा बंदूक चलाने और छिपकर खेलने वाले बाघों पर आधारित है। इसमें क्या है? मेकअप। बाघों की तरह दिखने के लिए शरीर और चेहरे पर क्या किया जाता है? मेकअप किया जाता है। पुलिकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? बताइए बिस्मिल्लाह खान जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? क्या ये सितार बजाते थे, क्या तबला, शहनाई या फिर संतूर वादक थे? तो इसका सही जवाब है तो ये है शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे। ठीक है,
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या कैसे वादक थे? शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से जुड़े थे। यह वाद्य यंत्र विवाह और त्योहारों जैसे विशेष समारोह में बजाया जाता है। कहाँ कहाँ बजाया जाता है? विवाह हुआ, कोई विशेष समारोह आयोजन हुआ, तब बजाया जाता है क्या? शहनाई। यानी शहनाई किसका प्रतीक है? खुशियों का प्रतीक है। उसका नाम कमरुद्दीन खान था। उनका नाम क्या था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम क्या था? कमरुद्दीन खान। उनके मामा और गुरु अली बख्श साहब बालाजी मंदिरों में शहनाई बजाते थे। उनके मामा और उनके गुरु जो हैं ये सब मंदिरों में क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे और वही रियाज भी करते थे। वहीं पर शहनाई भी बजाना और वहीं पर इनका प्रैक्टिस भी करते थे, वहीं रियाज भी करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे हो गया? शहनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसाना होली, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? बताइए, बरसाना की होली किसके साथ खेली जाती है? क्या टमाटर के साथ बरसाना की होली खेलते हैं, या फिर दूध के साथ, या फिर पत्थर के साथ, या डंडा के साथ? किसके साथ आप बरसाना में होली खेलेंगे? आपका सही जवाब क्या है? डंडा, डंडे के साथ। यानी बरसाना होली लाठी और डंडों के साथ खेली जाती है। हुरियारे और हुरियारन यानी मेल और फीमेल, हुरियारे और हुरियारन लाठी डंडों के संग के साथ क्या करते हैं? होली खेलते हैं बरसाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पोनुंग लोक नृत्य कौन सा लोक नृत्य? कई लोगों ने इस लोक नृत्य का नाम भी नहीं सुना होगा, पर लेकिन क्वेश्चनों में अब थोड़ा हार्ड शिफ्ट बनने लगी है तो ऐसे लोक नृत्य पूछे जा रहे हैं। पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए, क्या ये सिक्किम से है, मणिपुर से है, असम से है, या फिर अरुणाचल प्रदेश? सही जवाब दीजिए। पोनुंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से संबंधित क्या है? पोनुंग लोक नृत्य। पोनुंग लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश का एक क्या है? लोक नृत्य है। इसमें क्या है? शेर और मोर नृत्य, बुइया नृत्य, अजी लहामू नृत्य अरुणाचल प्रदेश के ये लोक नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? शेर और मोर नृत्य, बुइया नृत्य, अजी लहामू नृत्य, ये सब क्या हैं? अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य, पोनुंग लोक नृत्य। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट यह क्या है? यह जनजाति अपने कई पारंपरिक लोक नृत्यों के लिए जानी जाती है। पोंग नृत्य आदि जनजातियों की महत्वपूर्ण धार्मिक उत्सव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुलिकली, वो अलग था कि पोंग नृत्य, पोलुंग नृत्य, और ये है पुलिकली भारत के किस राज्य की नृत्य शैली है? पुलिकली, क्या ये आंध्र प्रदेश की शैली है कि पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा? पुलिकली भारत के किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मतलब ये किसकी शैली है? पुलिकली केरल की है। केरल, पुलिकली भारत के केरल राज्य लोक नृत्य शैली है। केरल राज्य की क्या है? लोक नृत्य शैली, पुलिकली केरल। पुलिकली टाइगर डांस केरल राज्य की एक लोक कला है। इसका अर्थ क्या होता है? बाघों का खेल। इसमें क्या किया जाता है? बाघों का खेल। पुलिकली किससे संबंधित है? केरल से। इस उत्सव के दौरान बाघों की वेशभूषा में नर्तकों द्वारा किया जाने वाला नृत्य देखने में बेहद दिलचस्प और मजेदार लगता है। मतलब जो बाघ जो खेल खेलते हैं, बाघों के द्वारा जो खेल खेला जाता है वो देखने में बहुत मजेदार और दिलचस्प लगता है। वे चेंदा, थकेल, उडुक्कू जैसे पारंपरिक ताल वाद्य यंत्रों की ताल पर नाचते हैं। मोहिनी अट्टम किससे संबंधित है? ये भी किससे है? केरल से संबंधित है। ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? बताइए, मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा नृत्य मार्शल आर्ट प्रथाओं से लिया गया है? क्या छाऊ, भरतनाट्यम, झोरा, या फिर झूमर? इन में चारों में से कौन सा नृत्य किससे? मार्शल आर्ट से संबंधित है, इनकी प्रथाओं से लिया गया है। तो इसका सही जवाब है छाऊ नृत्य। छाऊ नृत्य कहाँ से लिया गया है? मार्शल आर्ट। छाऊ या छऊ झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा एक पारंपरिक नृत्य है। कहाँ कहाँ का? छाऊ नृत्य या छऊ नृत्य झारखंड का है, पश्चिम बंगाल का है, और ओडिशा। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। ठीक है, ये मार्शल आर्ट से लिया गया है। कौन सा? छऊ नृत्य। जो मार्शल आर्ट प्रथाओं से है, इसकी 3 शैलियाँ हैं, जिनमें झारखंड में शेरी कला चौका का प्रदर्शन किया जाता है। मयूरभंज छाऊ ये है ओडिशा में एक लोक नृत्य है। मयूरभंज छाऊ कहाँ का? ओडिशा में। और यह छाऊ और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ की एक शैली में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनल मानसिंह
को 1987 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सोनल मानसिंह को कब सम्मानित किया संगीत नाटक अकादमी से? तो ये 1987 में। वह एक प्रशिक्षित क्या है, नर्तकी है, लेकिन किस राज्य से है बताइए? क्या ये मणिपुरी से है, मणिपुर से है, क्या कुचिपुड़ी, यानी यह किस नृत्य से संबंधित है? तो ये मणिपुरी नृत्य से, कुचिपुड़ी से, ओडिसी से है, या फिर बिहू से है। सोनल मानसिंह, जिनको 1987 में क्या मिला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, किस नर्तक से संबंधित है? तो ये है ओडिशा के ओडिसी नर्तक से। वह भरतनाट्यम ओडिसी नृत्यांगना है। क्या है? भरतनाट्यम ओडिसी नृत्यांगना है। सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। शास्त्रीय नर्तकी सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कब पद्म विभूषण मिला? तो ये मिला 2003 में। 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1987 में मिला। वह पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय नृत्यांगना थी। वह 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करता है। और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? 1987 में मिला। राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड कब मिला? 1991 में मिला। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड ये कब मिला? 1994 में मिला। और मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार का प्रमुख सम्मान कालिदास सम्मान ये मिल गया उनको 2006 में। सोनल मानसिंह प्रसिद्ध नर्तकी है, किससे? ओडिसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है? कौन सा व्यक्ति है जो मोहिनीअट्टम से संबंधित है? और मोहिनीअट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है बताइए कमेंट करके। मोहिनीअट्टम क्या प्रेरणा श्रीमाली का नाम संबंधित है, वैजयंती काशी, यामिनी कृष्णमूर्ति या जयप्रभा मेनन? कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है जयप्रभा मेनन। बात करते हैं जयप्रभा मेनन की। मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है। वह सदमा समुक्त गुरु भारती सेवाजी की क्या थी? शिष्या हैं। जयप्रभा संस्कृति विभाग भारत सरकार से टुंडलिनी के लिए उत्पादन अनुदान एवं वर्ष 2002 में जूनियर फेलोशिप और 1987 में सीनियर स्कॉलरशिप प्राप्त कर चुकी है। मोहिनीअट्टम भारतीय शास्त्रीय नृत्य किससे? केरल राज्य से संबंधित है। इस नृत्य के सार को श्रृंग भक्ति और मूल लय को लास्य भाव कहा जाता है। अब बात आती है प्रेरणा श्रीमाली की। ये किससे संबंधित है? तो ये है कथक। जयपुर के घराने की वरिष्ठ क्या है? नृत्यांगना है। और वैजयंती काशी है भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात आई थी मोहिनीअट्टम किससे संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। और इसके कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति है? तो वो है जयप्रभा मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य की दो शैलियां हैं? कौन कौन सी? एक तो जगोई और चोलोम कौन से शास्त्रीय नृत्य की दो शैलियां हैं? क्या ये भरतनाट्यम की शैली है, कथकली, मणिपुरी या ओडिसी? बताइए इन चारों में कौन सा सही जवाब होगा? जगोई और चोलोम ये है मणिपुरी से संबंधित। मणिपुरी की दो प्रमुख क्या है? शैलियां हैं। जगोई और चोलोम मणिपुरी नृत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं। यह नृत्य धार्मिक और पारंपरिक उत्सवों के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है। नाट्य शास्त्र के दो मूल पहलू हैं, एक तो लास्य प्रभाव और दूसरा तांडव। भरतनाट्यम को पूर्व में सदेर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भरतनाट्यम को हम पहले किस नाम से जानते थे? तो पूर्व में क्या थे? सदेर और दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से क्या है? प्रचलित है। कथक कहाँ कहाँ प्रचलित है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से प्रचलित है। नेक्स्ट है एशिया के ज्योतिपुंज को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन तो सभी को बन जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी माना जाएगा इस क्वेश्चन को। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है किसे? बताइए। महात्मा गांधी को जानते हैं या फिर महात्मा बुद्ध को, स्वामी विवेकानंद को या फिर महावीर जैन को? सोचिए और जवाब दीजिए कि एशिया के ज्योतिपुंज को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महात्मा बुद्ध को, एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से। गौतम बुद्ध के जीवन पर
एडविन अर्नाल्ड द्वारा एक काव्य की रचना की गई जिसका नाम क्या रखा गया? लाइट ऑफ एशिया रखा गया। बात करें महात्मा बुद्ध के बारे में, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का विवाह कब हुआ? महात्मा बुद्ध का विवाह हुआ 16 वर्ष की छोटी सी आयु में शाक्य कुल की एक कन्या थी जिसका नाम क्या था? यशोधरा। इनके साथ इनका विवाह कर दिया गया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में ग्रह का त्याग कर दिया, यानी 13 साल साथ में रहे। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में ग्रह का त्याग किया। ग्रह त्याग की इस घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, जिसका एक प्रतीक है उसे क्या कहते हैं? घोड़ा। और बुद्ध का एक अन्य नाम था जो बहुत कम लोगों को पता रहता है कि बुद्ध का एक अन्य नाम जो कि तथागत, इसकी क्या हो गई है? पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? क्या शरीर का त्याग करना महापरिनिर्वाण है, या फिर आत्मा का त्याग, भोग विलास का त्याग, या फिर वैचारिक स्थिरता? सही जवाब दीजिए कि महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ है, सही उत्तर है वो है शरीर का आपने त्याग कर दिया, समझ लीजिए आपको महापरिनिर्वाण का प्राप्त हो गया, शरीर का त्याग करना। महापरिनिर्वाण का अर्थ है कि महात्मा बुद्ध के शरीर के त्याग की घटना महापरिनिर्वाण को से संबोधित किया गया, जिसका अर्थ क्या होता है कि मृत्यु से, बंधन से मुक्ति, मृत्यु के जो बंधन है उससे क्या हो गई? हमें मुक्ति मिल गई, अर्थात शरीर का त्याग कर दिया। ये है महापरिनिर्वाण का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है? नहीं है, बताइए कौन सा त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है? क्या बुद्ध त्रिरत्न के हिस्से में नहीं आते? क्या धम्म नहीं है? क्या संघ नहीं है? क्या कर्म नहीं है? कौन सा त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है कर्म। कर्म ही त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है। कर्म व्यक्ति का नैतिक मूल्य है, मतलब कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म क्या है? व्यक्ति का नैतिक मूल्य है। कर्म का सिद्धांत बुद्ध की शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा है। कर्म का सिद्धांत जो है बुद्ध की जो भी शिक्षा दी गई है उसका एक अनिवार्य अमूल्य अंग है, समझ लीजिए कर्म अनिवार्य हिस्सा है। इसने व्यक्ति के नैतिक जीवन पर क्या किया? जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया? अपने महानिर्वाण से पहले यानी मृत्यु के समीप जो है अंतिम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? क्या वैशाली में उन्होंने अंतिम उपदेश दिया? सारनाथ में दिया गया? लुम्बिनी में दिया क्या फिर कुशीनगर में दिया? कहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया? तो वो दिया कुशीनगर में। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से पहले उन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया। वैशाली लिच्छवी गणराज्य की क्या थी? राजधानी थी। वैशाली कहाँ की राजधानी थी? तो ये लिच्छवी गणराज्य की क्या थी? राजधानी थी। वैशाली बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित थी। ये जो थी ये वैशाली जो थी राजधानी थी, ये बौद्ध और जैन दोनों से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म में हथेली पर बना चक्र, हथेली पर चक्र वाला हाथ किसका प्रतीक है? बताइए जैन धर्म में जो हथेली पर चक्र वाला जो हाथ है वो किसका प्रतीक है? क्या ये अहिंसा का प्रतीक है? क्या धर्म का प्रतीक है? क्या प्रकृति का प्रतीक है? क्या निर्वाण का प्रतीक है? बताइए हथेली पर बना चक्र वाला हाथ किसका प्रतीक है? तो ये अहिंसा का प्रतीक है। जैन धर्म में अहिंसा को बहुत महत्व दिया गया है। हथेली पर चक्र बना हाथ जैन धर्म में अहिंसा का प्रतीक है। जैन धर्म के प्रतीक क्या है? जैन दर्शन पर आधारित है। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता है जो अहिंसा के अथक प्रयास के माध्यम से विश्व के संकट का समाधान करता है। और यह महत्वपूर्ण है कि एक प्रतीक का उपयोग उसके मूल्य और अर्थ को संरक्षित करने के लिए एक ही प्रारूप में लगातार किया जाता है। यह प्रतीक लगभग सभी जैन पत्रिकाओं में शादी के कार्डों पर, जैन त्योहारों के कार्डों पर तथा जैन समाज से संबंधित घटनाओं के लिंक वाली पत्रिकाओं पर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। मतलब जैन धर्म पर जो हथेली पर बना चक्र है वो अहिंसा का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे बताइए? क्या ऋषभदेव थे, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या मल्लीनाथ? कौन थे जैन धर्म के
23वें तीर्थंकर। तो ये 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के विद्वान महात्माओं को तीर्थकार कहा जाता है। ऋषभदेव जैन धर्म के पहले नंबर के तीर्थंकर थे। कौन से थे? पहले नंबर के कौन थे? ऋषभदेव। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये? पार्श्वनाथ काशी का राजा जो थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे कौन? पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24 नंबर के तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी किस नंबर के थे? 24 यानी 24वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? बताइए, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? क्या ये नालंदा जिले में है, भागलपुर जिले में है, पश्चिमी चंपारण में है, या फिर पूर्वी चंपारण में है? यानी बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, और बिहार में देखते हैं क्या है। बिहार में वर्तमान समय में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। 12 क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य है। और क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1989 ईस्वी में की गई थी। वाल्मीकि नगर बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के पास बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पार्क उत्तर में नेपाल के रायन चितवर नेशनल पार्क और पश्चिम में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है। पश्चिम में किससे? हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है। यानी बिहार जिले में एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1989 में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभ्यारण्य है? कौन सा राज्य है जिसमें एक समुद्री अभ्यारण्य है, जिसे समुद्री अभ्यारण्य ही कहा जाता है? क्या ये तमिलनाडु में समुद्री अभ्यारण्य है, केरल में, ओडिशा में, या फिर गोवा में? किस राज्य में समुद्री अभ्यारण्य, जिसको हम समुद्री अभ्यारण्य ही कहते हैं, तो वो है ओडिशा में। ओडिशा में एक समुद्री अभ्यारण्य है। ठीक है। गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य भारत के ओडिशा राज्य में स्थित एक समुद्री अभ्यारण्य है। यह ब्राह्मणी, बैतरणी और धामरा जैसी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, जिनका मूल छोटा नागपुर पठार में है। यह उड़ीसा के केंद्र पांडा जिले में है। उड़ीसा के कौन से केंद्र? पांडा जिले में है। कहाँ पर है? केंद्र पांडा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? बताइए, 2020 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। क्या पन्ना को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया, नीलगिरी को, मन्नार को, या फिर नंदा देवी को? यूनेस्को 2020 में किसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को नवंबर 2020 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित किया गया था। यह लगभग 542.67 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र को कवर करता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1994 में भारत का 22वां टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान नवंबर 2020 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बताइए, सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए क्या है? ओडिशा में है क्या, तमिलनाडु, बिहार, या फिर महाराष्ट्र? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कहाँ? ओडिशा में। ओडिशा में क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के कहाँ पर? मयूरभंज जिले में है। इसे टाइगर रिजर्व और हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। यह 2 झरनों के लिए प्रसिद्ध है, बरेही पानी फॉल्स और जेरोंडा फॉल्स। यह बंगाल टाइगर्स, एशियाई हाथियों, गौर और मृग का घर है। यह यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा रहा है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ओडिशा में। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में।
कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? बताइए क्या था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम? क्या नैनी राष्ट्रीय उद्यान था, गंगोत्री था, हेली राष्ट्रीय उद्यान था या फिर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान था? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम, तो इसका पुराना नाम था ऑप्शन नंबर सी, हेली राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। यह भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। कब हुई इसकी स्थापना? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, क्या ये महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में है या फिर मध्य प्रदेश में है या फिर उत्तराखंड में है? बताइए यह जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान तोरसा नदी, किस नदी पर है? तोरसा नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना एशियाई एक सींग वाले गेंडों के संरक्षण से की गई है। वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है और इसकी स्थापना 2012 में इसको क्या किया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, क्या वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर, वाल्मीकि, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका सही जवाब है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया है। अब बात आती है इन अदर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ कहाँ है और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताइए। तो इसमें पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सुल्तान है कहाँ का? हरियाणा का। हरियाणा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सुल्तानपुर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, क्या ये मेघालय में है, बिहार में है, गुजरात में है या फिर महाराष्ट्र में है? बताइए गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब है गूगामल। गूंगे लोग जो है समझ लो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का क्या हुआ? दर्जा प्राप्त किया। यह मेलघाट टाइगर रिजर्व के 7 संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। कौन सा? गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि फेंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फेंगपुई ब्लू माउंटेन, क्या ये असम में है, मेघालय में है, मिजोरम में है या फिर मणिपुर में है? फेंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये है मिजोरम में। फेंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1992 में राष्ट्रीय उद्यान का क्या मिला? दर्जा मिला। कब? 1992 में। ठीक है। और इसके बाद फेंगपुई राष्ट्रीय उद्यान की सबसे ऊंची शिखर है ये। फेंगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची शिखर है जो राज्य के लोंगतलाई जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? क्या ये मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, केरल में है या फिर मेघालय में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिसने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा उसको ये क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। क्या उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में है या फिर उत्तराखंड में है? तो इसका सही जवाब है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इसका नाम क्या है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
वर्ष 1936 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 1936 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। ये 3 पॉइंट यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है।